तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये था ना, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है 8 के ऊपर। ऑर्गेनिज्म मीन्स इट रेफर्स टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इतने सारे ऑर्गेनिज्म से हर किसी के बारे में इजीली स्टडी करने के लिए हमें हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहिए। और इन सब का कैसे जानेंगे? अगर इनका सही क्लासिफिकेशन होगा तो उस हिसाब से अंकित तो नहीं आया, एक बार तेरे लिए रिकैप फटाफट कर देती हूँ। इसीलिए पहला जो साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इनिशिएट किया था, दैट इज कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, एक को प्लांट किंगडम में और एक को एनिमल किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। पर बाद में जैसे जैसे डिस्कवर होता रहा न्यू स्पीसीज का, तो उनकी जो कैरेक्टर्स थे ना वो प्लांट के साथ रिजेंबल कर रहे थे, ना वो एनिमल्स के साथ कर रहे थे। तो इसकी वजह से इनको किसके अंदर प्लेस कर दिया गया? इनको अलग अलग किंगडम बनाया गया। फिर नेक्स्ट आए थे आर एच व्हिटकर। इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया और इन 5 किंगडम में इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो 5 किंगडम्स क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल। और ये भी मैंने बताया था कि किस बेस पे इनको इन 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने देखा कि जो पहले किंगडम में, मतलब स्टार्टिंग वाला किंगडम जैसे मोनेरा है, जिसको मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया, उसके क्या कैरेक्टर्स थे। जिसको प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया, उसका क्या कैरेक्टर्स थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। और मैंने तुम्हें बोला था कि पढ़ के आना है, मैं तुमसे पूछूंगी। पढ़ के आए हो? तो प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, प्रकाश बताओ। किंगडम प्लांटी के अंदर जिस भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, उनका क्या स्पेशल कैरेक्टर्स था? सेल वॉल में वो क्या बोलते हैं, सेलुलोज था। और क्या था? सेल टाइप में वो यूकैरियोटिक्स थे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगर याद रखो, सही बोल रहा है, गुड। और एक मेन कैरेक्टर प्लांट के लिए, मेन कैरेक्टर फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप्स। एक्सेप्शन था, जैसे कॉस्काटा हो गया, वो पार्शियल पैरासाइट है, वैसे ऐसा नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, करता है बट कंप्लीट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। अंजलि नहीं आई क्या? बैठ। तो ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन करेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा। बेटा अच्छे से समझना, नहीं आए तो पूछना, क्योंकि क्लासरूम में अगर समझ में नहीं आएगा तो कब आएगा? किंगडम मोनेरा। सोनल आ रहा है तुझे? किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी, इसके बारे में हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उनको प्लेस किया गया था। याद रखो, पहला कैरेक्टर, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उन सबको इस किंगडम में प्लेस किया गया था। तो बैक्टीरिया को टोटल कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। कैसे देखने में है, उनका शेप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 4 टाइप। एक तो रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बेसिली जिसको बोलते हैं। रॉड शेप्ड मीन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बेसिली और बेसिलस जिसको बोलते हैं। ये स्पाइरल शेप्ड है, ऐसा होता है इनका शेप, या फिर ऐसे बना, जैसे भी बना। ये स्पाइरल शेप्ड है, स्पिरिला, स्पाइरल शेप्ड स्पिरिला। देन सर्कुलर शेप्ड, इसका नाम है पोकाई।
कोकी, देन कोमा शेप्ड विब्रियो। तो ये 4 टाइप का बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है और इन बैक्टीरिया को उनकी शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। और वो 4 टाइप क्या क्या है? रॉड शेप्ड बेसिली, स्पाइरल शेप्ड स्पिरिला, देन सर्कुलर शेप्ड कोकाई और कोकी एंड कोमा शेप्ड विब्रियो। अब इन बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर केमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। केमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो केमिकल को यूज करके फोटोसिंथेसिस करे। और फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब समझ में आ गया? केमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। कभी कभी पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, बताऊंगी, जैसे मिथानोजन बैक्टीरिया है, पैरासाइटिक ही तो है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अंदर रह रहा है, समझ गए ना। बट पैरासाइटिक का काम तो नहीं कर रहा है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देखते हैं उसके बारे में। तो जितने भी बैक्टीरिया है सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कुछ एयर के प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, कुछ एयर के एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं और कुछ नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो उसमें से जो बैक्टीरिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इनको 2 मेजर टाइप में डिवाइड कर दिया। देखो शेप के हिसाब से कितने टाइप है? 4। अब फंक्शन के हिसाब से 2। तो फंक्शन के हिसाब से इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। यहाँ तक लिखा है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का मतलब क्या है? फॉल्स बैक्टीरिया। मतलब ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो किसी भी कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, चाहे वो अंटार्कटिक का बहुत ज़्यादा ठंडा कंडीशन हो या फिर सहारा जो डेजर्ट है वहाँ का बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन हो, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन हो। इसलिए इनको आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? इनका ये किसी भी कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं एंड दोस कंडीशंस आर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स हद से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा में भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म में भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में भी रह सकता है। इवन सम ऑफ देम आल्सो कैन लिव इनसाइड द गट ऑफ द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जानते हो? गाय, भैंस, बकरी, जिनकी 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है। हमारा एक ही स्टोमक है, सिंगल चैम्बर, पर रूमिनेंट्स होते हैं उनके 4 चैम्बर्ड स्टोमक होते हैं। याद रखना, रूमिनेंट्स have 4 chambered stomach, इसलिए इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। और इनका जो मेन फूड है वो सेलुलोजिक फूड। सेलुलोजिक फूड मीन्स जैसे कि रॉ लीव्स, ग्रास, बिना पकाए हुए खाना जो खाते, गाय भैंस को थोड़ी हम खाना पका के खिलाते हैं, खिलाते हैं, गलियों में आता रोटी नहीं खिलाता, पर जब रोटी को डाइजेस्ट करेगा उसके लिए थोड़ी मिथानोजन बैक्टीरिया की चाहिए जरूरत है। जब हम पका देते हैं किसी भी फूड को पकाने के साथ साथ ही उसमें प्रेजेंट सेलुलोज खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब हम फूड को अच्छे से पका लेते हैं तो उसमें प्रेजेंट सेलुलोज खत्म हो जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स रॉ फूड खाते हैं, देयर फूड इज एनरिच इन सेलुलोज। और इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? उनकी स्टोमक के अंदर मिथानोजन बैक्टीरिया, मतलब गट के अंदर, गट क्या है जानते हो? एलिमेंट्री कैनाल से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है इसको गट कहा जाता है। GUT, गट इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी तुम बोल सकते हो।
इसके अंदर ये कहीं पे भी ये बैक्टीरिया रहते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कशन किया। क्या क्या बोला मैंने यही बोला कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, तभी तो इनका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, झुकते बैक्टीरिया, कहीं पे भी रह जाएंगे, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हीट और टेम्परेचर, सॉल्ट एंड कोल्ड। तो जब ये एक्सट्रीम हीट एरिया में रहते हैं उसको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स व्हेन दे सर्वाइव और लिव इन एक्सट्रीम हीट कंडीशन। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ याद नहीं रखना है, यही याद रखना है, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। हैलोफाइल्स क्या होता है? हैलोफाइल्स का मतलब एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, हैलोफाइल्स बोलते हैं उसको। मिथानोजेन मैंने बता दिया, थर्मोएसिडोफाइल्स बता दिया, हॉट स्प्रिंग्स, हैलोफाइल्स। ठीक है, तो याद रखना थर्मोएसिडोफाइल्स फॉर एक्सट्रीम हीट। तुम्हारे बुक में दे रखा है हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग मतलब झरना। तो जैसे कि जो गर्म पानी निकलती है ना मिट्टी के नीचे से, वैसे पानी में भी बैक्टीरिया रह सकता है। आप बताओ, हम गर्म पानी पिएंगे तो बैक्टीरिया तो जिंदा रहेगा, क्योंकि गर्म पानी में भी रह सकता है। फिर सॉल्टी कंडीशन में बोलते हैं नमक और गर्म पानी का कुल्ला करो, तो कैसे करें आप? तो इसको पढ़ के तो यही लग रहा है ना, ये तो हर कंडीशन में रह सकते हैं। अरे रह सकते हैं कि नहीं? यस मैम। हर बैक्टीरिया नहीं, कुछ बहुत कम बैक्टीरिया हमेशा इंसान के लिए बेनिफिशियल होते हैं, विथ ओनली ए फ्यू एक्सेप्शन। बैक्टीरिया को हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लेते हैं, पता है तुम्हें? जानते हो? याकुट नहीं लेते, कंटेनिंग मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया। कर्ड भी। जो दही लेते हैं, दही को कभी माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देखना है, तुम खाना छोड़ दोगे, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखेंगे। तुमने देखा है? खाता है दही? समझ गए? नॉनवेज नहीं खाते हो पर दही खाते हो ना, तो सीधा बैक्टीरिया ही खाते हो। और हम बैक्टीरिया क्यों खाते हैं? उसके काफी सारी बेनिफिट्स है। ये तो एक तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता है, मार देता है। और जो विटामिन B12 है ना हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी बहुत जरूरत होती है, विटामिन B12 की कमी होती है नॉर्मली, मैक्सिमम तुम लोगों की बॉडी में भी कमी होगी उसका। तो विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देता है फूड में दही। माइक्रोब्स की चेकिंग करता है, इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीजेस द B12 कंटेंट। तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल हुआ कि नहीं? बट यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ आर्कीबैक्टीरिया, मैंने ये नहीं बोला कि हार्मफुल है, मैंने ये बोला कि ये ऐसे ऐसे कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स मींस एक्सट्रीम हीट। किसी को कोई डाउट है क्या? सबको आ रहा है समझ में? मंजेस तुझे आ रहा है? आ रहा है? उसके बाद है हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स का मतलब जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहता है। फिर मैंने अभी बताया तुम लोगों को मिथानोजेन। मिथानोजेन बताया ना, जो गाय भैंस मतलब जो रुमिनेंट्स के गट में रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मिथानोजेन। और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, में हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस व्हाइल डाइजेस्टिंग द सेलुलोजिक फूड। जब ये सेलुलोजिक फूड को खाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के दौरान ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं, एंड मीथेन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन गैस का क्या यूज होता है? एज फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ बोल, पूछना है किसी को? सोनल, मुस्कान आ गया? आ गया समझ में? प्रीति आ गया? क्लियर है? बाकी बाद में तुम पढ़ लेना, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूबैक्टीरिया के बारे में। जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा खत्म हो जाए।
हाँ जी बोलो। मैम जो गाय भैंसों के उनमें जो झाग बनता है वो रुमिनेंट के कारण बनता है। हाँ, ये इनकी जो फोर्थ चैम्बर्ड स्टोमक होती है ना, पहले क्या करते हैं सुनो। तुमने देखा होगा गाय भैंस जब फर्स्ट टाइम खाना खाते तो जल्दी जल्दी खा लेते, और इनको तो कितना खा ले इनका मन नहीं भरता है और खाते रहते हैं कितना ठूस ले। ये यूं ही डाल देते हैं, सीधा अपने स्टोमक में डालते हैं तो फर्स्ट चैम्बर में जाता है। फिर क्या करता है, फर्स्ट चैम्बर से वो निकालते हैं दोबारा से। जब देखना ये इनकी मुंह कभी नहीं बंद रहता है। सब बोलते हैं क्या गाय भैंस जैसे चबाता रहता है पूरा दिन। मतलब जैसे घर में तुम कुछ खाते रहो, तुम्हारे पेरेंट का यही होता है ना, क्या गाय भैंस जैसे पूरा दिन खाता रहता है। तो इसका मतलब गाय भैंस जल्दी जल्दी में खा लिया, स्टोमक भर दिया। जब इनको लीजर टाइम मिलता है, जब ये सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं, इनके पास कुछ खाना नहीं पड़ा होता है, तब ये चबाते हैं। वो खाना को निकाल के फिर चबा के फिर उसको दूसरे चैम्बर में भेजते हैं। फिर वो दूसरे से तीसरे में जाता है, डाइजेस्ट होता है। समझ में आया? तो करते रहते हैं ना, इसके पीछे का यही रीजन है कि ये एकदम से फूड को चबा के निकाल लेते हैं। सोच, खाना निकाल के उसको चबाते हैं। तुमने भी सोचा होगा पता नहीं गुटखा चबा रहे हैं कि पान चबा रहे हैं पूरा दिन, यही सोचा होगा नहीं। गाय भैंस क्या चबा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं पड़ा है तब भी चबा रहे हैं। दैट इज ड्यू टू देयर फोर्थ चैम्बर्ड स्टोमक। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर चबाएंगे हम कंटिन्यूअसली वो तो थूक तो आएगा ही। कोई चीज चबाओगे तो थूक नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो है दैट इज, अरे तुझे आ रहा है समझ में? तेरा नाम भूल गई। हाँ, सुरेंद्र समझ में आ रहा है? ऋतिक, यू बैक्टीरिया। अंकित समझ में आ रहा है? जितना अभी पढ़ा है वो समझ में आया? यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। इसको ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? इनकी मेटाबॉलिक पाथवे अलग होती है, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। इनमें से कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल है। ये कैसे बेनिफिशियल है, कैसे हार्मफुल है, ये कहाँ रहते हैं, इनकी हैबिट क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और कैसे कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आज की बैक्टीरिया के अंदर तुम्हें पहला वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया के बारे में सुना है? सियानोबैक्टीरिया और इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मेन काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। इनका म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है। यहाँ पे एक हेटेरोसिस्ट होता है। ये जो बैक्टीरिया है देखो, ये देखने में ऐसा होता है। ये हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन करते हैं और ये हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लाके इस हेटेरोसिस्ट के अंदर रखते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बेटा जो प्लांट होता है ना, प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है, मीन्स डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है, जिनका काम है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लाके प्लांट में फिक्स करना, प्लांट की रूट में फिक्स करना, ताकि प्लांट को प्रोटीन का एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट बहुत सारे फूड बना रहा है अलग अलग। अरे प्लांट से हमें ऑयल मिल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस मैम। सरसों की तेल कहाँ से आ रहा है? भैंस से। कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। नारियल का तेल कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। दाल खाते हो? दाल कहाँ से आ रहा है? दाल में क्या है? प्रोटीन। तो तेल में क्या है? फैट। फैट भी तुम्हें प्लांट से मिल रहा है, प्रोटीन भी तुम्हें फैट से, प्लांट से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी तुम्हें
हाँ बोलो। दाल पाकिस्तान से आ रही है ना, कहाँ से आ रही है? क्यों अपने इंडिया में नहीं उग रहा है? वहाँ से भी तो आती है। नहीं आती है कुछ भी, कुछ नहीं आता है, सब हम उगा रहे। ठीक है, प्लांट बना कार्बोहाइड्रेट रहा है, पर हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है। अब एप्पल खाते हैं, इसमें क्या है? मिनरल से आयरन है, पालक में भी आयरन है। तो ये सब कुछ अगर हमें प्लांट से मिल रहा है तो क्या सिर्फ सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके प्लांट बना लिया? उनको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो तुम्हारा नहीं है, शायद डिलीट कर दिया इस बार, पर कोई बात नहीं, 9th में भी पढ़ा था तुमने। तो प्लांट का नाइट्रोजन रिक्वायर वही प्लांट करेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दाल वाली क्रॉप्स, तो इन क्रॉप्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको कराने में हेल्प करते हैं ये सियानोबैक्टीरिया, और जिनको ब्लू ग्रीन algae बोलते हैं। इनका एक म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है, म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, आई मीन ये एक्सपांशन भी हो सकता है और कंट्रैक्शन भी हो सकता है। एक्सपांशन और कंट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट बना लेता है, म्यूसिलाजिनस कवरिंग के अंदर हेट्रोसिस्ट बना लेता है, और वहाँ पे नाइट्रोजन स्टोर होता है। तो ये यूं इसके अंदर नाइट्रोजन स्टोर होता है। तो ये बैक्टीरिया जाके लिगुमिनस प्लांट्स जिनमें दाल उगती है उनके रूट में ना ऐसे नोड्यूल्स होता है, नोड्यूल्स, नोडल नहीं, नोड्यूल्स। मैं एक बार दुकान में ना, मेरे को आदत है नोड्यूल बोलने की, क्योंकि बायो में नोड्यूल नोड्यूल बोलते रहते हैं। मैंने एक दिन बोल दिया नोड्यूल देना, वो देख रहा है कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली वो नूडल था, मुझे इतना आदत नहीं है नूडल नूडल बोलने की, मेरे को बायो की आदत है, समझ रहे हो ना? नोड्यूल्स क्या है? नोड्यूल्स। दुकान में मत बोलना। नोड्यूल मीन्स जो गांठ होती है रूट में, इसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये बैक्टीरिया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो यहाँ पे क्या काम किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया। दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन फिक्सर्स। बिना नाइट्रोजन के ना प्रोटीन बनेगा ना कुछ बनेगा। अरे जो दाल तो उगेगा। और एक बात बताती हूँ तुम्हें, बताया था शायद मैंने 10th में तुम लोगों को, सबको मैं ही पढ़ा रही थी, आई थिंक बताया था कि जब हम दाल खरीदते हैं, एक दाल तो हमने खरीद लिया 50 रुपए किलो, चल 100 रुपए किलो, दूसरी जगह वही दाल 250 रुपए किलो। इसका मतलब दुकानदार हमें बेवकूफ बना रहा है? नहीं, हम दुकानदार को यही तो बोलते हैं, क्या बात कर रहा है, वो तो 100 रुपए का दे रहा है, तू 250 ले रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेवकूफ कौन है? हमें वो है, कौन है? हाँ, अरे आंसर तो दो। दुकानदार। दुकानदार नहीं, तुम हो। किसी भी चीज का महंगा होने के पीछे का रीजन ये है, अगर तू 100 ग्राम दाल खा रही, तू 1 किलो दाल लाई, उसमें तेरे को, तू दाल क्यों खाती है बताना? प्रोटीन मिले। बिल्कुल, प्रोटीन के लिए। तो तुझे 1 किलो दाल से मिल रहा है 100 ग्राम प्रोटीन, जिसका कॉस्ट है 100 रुपये। एक जगह से तू लाई 1 किलो दाल लाई, जिसका दाम कॉस्ट है 250 रुपये, और उसमें से 250 रुपये में से तुम्हें कितना मिल रहा है प्रोटीन? 1 किलो में से तुम्हें 500 ग्राम। उस हिसाब से तो एक जैसे हो जाता है। चल 1 किलो मिल रहा है, 1 किलो दाल से तुम्हें 1 किलो प्रोटीन मिल रहा है, और उसका कॉस्ट कितना है? अब बताओ बेवकूफ कौन है, हम है या दुकानदार है? तभी बेटा इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स इसमें एक्स्ट्रा एडेड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पालक हमने गली से खरीद लिया 5 रुपए गड्डी, वही पालक हमने मॉल से ले आए 25 रुपए गड्डी, क्या फर्क है? उसमें एक्स्ट्रा एडेड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ा। कभी गलती से ये मत सोचना है जैसे ये दिख रहा है वैसे ये दिख रहा है, ये इतना लिया तो मैं यहाँ से क्यों लूं?
मेरी बात कुछ समझ रहे हो? यस मैम। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फार्म पिक एप्पल्स होते हैं और रेड रेड एप्पल होते हैं मॉल के अंदर 260 300 एक का 50 रुपए कॉस्ट पड़ता है 60 रुपए, पर हम वो नहीं खाते हैं। जब एप्पल सस्ता हो जाएगा 40 रुपए किलो गली में आएगा तब खाएंगे। डिफरेंस यही है, हम पेट भरने के लिए कुछ भी खाना नहीं खाते, हम एनर्जी के लिए खाना खा रहे हैं। अगर मुझे एक टुकड़ा चॉकलेट से वो एनर्जी मिल रहा है तो मैं इतना रोटी सब्जी क्यों खाऊं? मेरी बात समझ में आई? क्या आई? मम्मी बोले कि 5 रोटी खा ले, एक रोटी में तेरा पेट भर गया, रोटी छोड़ दूध दे दे पी लूंगी, या फिर कुछ और न्यूट्रिशनल फूड दे दो जिससे हमारा पेट भर जाएगा, मतलब एनर्जी मिल जाएगी। आरती समझ में आ गया तुझे क्या बोल रही हूँ? तो बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, और नाइट्रोजन की जरूरत प्लांट को क्यों है? ताकि वो क्या कर सके? प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। समझ में आया कुछ? अरे बेटा समझ में आ गया? Yes, बैक्टीरिया के ma'am. बारे में बता दिया। और ये जो सियानो बैक्टीरिया है इसमें क्लोरोफिल ए होता है, इट हैज क्लोरोफिल ए। सोनल, तूने सारे वीडियोस देखे थे मेरे? ईच एंड एवरी खड़ी। प्लांट में कितने टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं? से बोल दे बोल। 5 टाइप का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। एक्चुअली है तो 4, तुम्हारे बुक में पढ़ोगे। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। और ये जो क्लोरोफिल ए के बारे में जो मैं बोल रही हूँ, तू भी तो देखी होगी पहले की नहीं देखी थी मैंने? प्लांट फिजियोलॉजी नहीं देखी? कहाँ से देखी तू? क्या वीडियोस में प्लांट फिजियोलॉजी देखा था? मैं बाद में ऐड हुई थी ना, तो उसमें ये शुरू के ये